डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनलॉक 2 समाप्त होने वाला है और अनलॉक 3 स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी आपके स्कूल और कॉलेज खुलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, हमारे साथ बने रहें। मैं आपको कॉमन चीज़ दे रहा हूँ, कुछ स्पेशल क्लास जैसे कि देख रहे हैं आप लोग हॉलीडे के दिन। मैं आपको इसके पहले जियोग्राफी दिया था, अभी हाल में ही कल संडे को अपन ने आपको साइंस जीके दिया है। और जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप इसको कंटिन्यू करिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वन डे डिफरेंस में और क्लासेस आपको देंगे, ठीक है। तो अगली अपनी जो साइंस जीके है तो मैं आपको बुधवार को रखूँगा, 9 बजे लाइव रहेगा, सभी लोग तैयार रहिए। तब तक आप अपना पिछला प्रिपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं पुनः उसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, मार्क टेस्ट लूंगा और उसको भी अपन फैक्ट को समझाऊंगा, ठीक है। और आप अनावश्यक घर से बाहर बिल्कुल न निकले। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर से बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो, क्योंकि आप सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रहें। मार्केट की जो फालतू की चीज़ को आप लोग मतलब खरीदने की कोशिश ना करें, है ना, और अपने घर का बना हुआ शुद्ध भोजन का सेवन करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित रहें, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके पहले जो मेरा फिजिक्स का टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था? बहुत ही मोस्ट टॉपिक था, गास थ्योरम। अपन ने गास प्रमेय सिद्ध किया था, जो कि मोस्ट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, ठीक है, एनुअल एग्जाम के। अब आज अपन बात करेंगे गास प्रमेय की सहायता से कूलाम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम, यानी कि कूलाम्स लॉ को या कूलाम्स इनवर्स लॉ को अपन गास थ्योरम के माध्यम से कैसे डेरिवेट करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, इसे अपन आज सिद्ध करेंगे। और आज आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, जिसे आप बेहतरीन तरीके से समझें। इसमें आपको मैं पूरा डेरिवेशन, इसके बाद इस पार्ट के जितने मोस्ट क्वेश्चन है 5 नंबर्स वाले लार्जेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, तो बताया था कि इस पार्ट से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा एक, उसे बताऊंगा, ठीक है। और अगले क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ न्यूमेरिकल क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो आइए अपन बात करते हैं गास प्रमेय से कूलाम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम। आप देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग पहले लिख दिया है, डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम, ठीक है। हिंदी में बता दिए हैं कि गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब कि अपन कूलाम का नियम डिराइव करेंगे, लेकिन इसमें गास प्रमेय यूज करेंगे। तो कूलाम्स लॉ में क्या यूज करते थे? फोर्स। गास लॉ में क्या यूज करते थे? क्लोज्ड सरफेस। यहाँ दोनों लग जाएंगे, आपके क्लोज सरफेस भी रहेगा और फोर्स भी रहेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, कूलाम्स लॉ से अपन क्या वेरीफाइड करते हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास एक 2 चार्जेज देख पा रहे होंगे, एक आपका प्लस क्यू है, सॉरी कैपिटल क्यू, एक आपका स्मॉल क्यू है। अब यहाँ पे आपको इसके बीच डिस्टेंस r दी गई है, यहाँ पे फोर्स F है। तो कुल मिला के जो कूलाम्स इनवर्स लॉ है, इसके माध्यम से अपन 2 चार्जेज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब अपन देखिए, जो हमारा कूलाम्स लॉ है, इसके लिए फोर्स फार्मूला क्या बनेगा आपका? या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, 1/4πε0 इंटू कैपिटल के इंटू स्मॉल की, दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपॉन 1/r² हो जाएगा आपका 1/r², ये आपका फोर्स बनेगा। अब इसको आपको नॉर्मल केस बेसिकली था कि जो हमारा कूलाम्स लॉ होता है, तो 2 चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका मेन डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो डालिए, आप यहाँ पे डालेंगे हेडिंग डेरिवेशन। क्या लिखेंगे? डेरिवेशन गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का व्यंजक निगमन। तो इसको इरेज करते हैं और अपन बनाएंगे इसका डायग्राम। ठीक है, तो लिखिए आप डेरिवेशन।
डेरिवेशन निगमन। तो सबसे पहले पता है इसमें अपन क्या रखते हैं कि एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु O होता है, पॉइंट O मान लेते हैं। पॉइंट O पे क्या रखते हैं अपन, प्लस Q चार्ज आवेश पुट करते हैं। इससे क्या करते हैं अपन, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं और इस पॉइंट P पर एक फोर्स मैग्नीट्यूड आपका F होता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो कि गॉस प्रमेय की सहायता से इसे अपन एक गॉसियन सरफेस या आपका एक क्लोज सरफेस हो जाएगा। गॉसियन सरफेस जिसे कहते हैं, जिसके मतलब केंद्र मानकर R दूरी पर एक गोला खींचा जो कैसा है आपका क्लोज सरफेस। आपको दिख रहा होगा कि आपके पूरा सरफेस कैसे है, क्लोज सरफेस, यानी कि पृष्ठ आपका क्या है, बंद है। इसको हमने नाम दे दिया गॉसियन सरफेस। क्या नाम दे देंगे, गॉसियन सरफेस। हिंदी में कहेंगे गॉसीय पृष्ठ, हिंदी में क्या कहेंगे, गॉसीय पृष्ठ, क्योंकि यह गॉस जैसे क्लोज है, इसे बोलेंगे अपन गॉसीय पृष्ठ। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट P हो गया, जिस पर एक वेक्टर बल क्या लग रहा है F, और यहाँ पे एक आपके हो गया सरफेस, डिवीजन सरफेस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर ही क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसकी दिशा भी सेम है, या आपको जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन मान लेंगे E। ठीक, अब अपन देखिए क्या करेंगे, कुल मिला के हमने जो जो इस डायग्राम में वेक्टर फॉर्म में कर देंगे, जो जो हमने इस डायग्राम में किया है वो सारा हमको क्या करना, कवर करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो जो डायग्राम में किए देखिए, पहले समझ लीजिए हमने क्या क्या किया, इसको लिख देंगे। समझिए क्या किया हमने, हम फिर ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास क्या एक बिंदु O है, बिंदु पॉइंट O पर क्या रखा हमने, प्लस Q चार्ज रखा। फिर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर क्या है, एक बिंदु P है। ठीक है, जिसका पृष्ठ क्या है आपका, देखिए पृष्ठ आपको क्या दिखा दे रहा, गॉसीय पृष्ठ है। ठीक है, बिंदु P पर अपन क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन जो स्टेटमेंट समझाए हैं इसी स्टेटमेंट को आपके सामने लिखना है। तो आप डायग्राम बनाइए, इसके बाद हम आपको स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो आप स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए, फिर आप स्टेटमेंट लिखिए। अगर सभी का डायग्राम बन गया हो तो फिर आपको मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर कराता हूं। ठीक है, बन गया डायग्राम सभी का, लिखिए। इसी में आगे का डायग्राम बन गया तो लिखिए, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ देखिए O पर क्या था, प्लस Q। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा। O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचा, जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। लिख गया। अब एक बार फिर समझ लीजिए, हमने क्या लिखा कि माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, फिर O को केंद्र मान
कर तथा आर त्रिज्या लेकर, मतलब हमने ओ को केंद्र माना इस प्रकार से, और आर त्रिज्या यानी रेडियस इतनी, आर त्रिज्या लेकर हमने क्या खींचा, एक गोला खींच दिया। क्या खींचा, एक गोला। ये देख लें आप, एक गोला खींचा। तो जो गोला है, गोला किस तरह है आपका, गासी पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। फिर क्या लिखा है, गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी समान होगी। जितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ होगी, चाहे कोई भी पॉइंट हो, उसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी। तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की, जैसे देख रहे हैं कि पृष्ठ के लंबवत कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक, यहाँ तक आपने मेंटेन कर लिया। अब इसको आगे चालू करेंगे। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे लिखे आता है आर त्रिज्या के गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। आता है आर त्रिज्या के गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी जो हमारा आर त्रिज्या है, देखिए आर त्रिज्या है और इसका गासी पृष्ठ है, तो आर त्रिज्या के गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका ध्यान दीजिए, फाई इक्वल टू, फिर देखिए क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। ये आपने पढ़ चुका है कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। ठीक है, इसमें आप यस सरफेस भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि यस इसमें ऑलरेडी लगा है। ठीक है, लिखेंगे तो भी चलेंगे, ना लिखे तो भी चलेंगे। अब देखिए जो वेक्टर ई और वेक्टर डी एस है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा के फॉर्म में। तो अपन अगर इसको कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो फाई ई विल बी इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे, हो जाएगा ई डी एस cos 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, ई डी एस cos 0 डिग्री। अब देखेंगे इसको cos थीटा होता है, तो थीटा का मान क्या है, 0। कोई पूछे कि थीटा का मान 0 हमने क्यों रखा है, तो देखिए यहाँ पे आपकी इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों दिशा क्या है, सेम है, एक दोनों दिशा समान है, इसलिए यहाँ पे हमने थीटा का मान क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब देखिए आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एल, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। राइट, अब अपन क्या करेंगे आगे बताइए, तो आगे क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू, ई को निकाल लेंगे बाहर, ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी एल। अब आपको समझ में आया होगा कि क्लोज इंटीग्रल डी एल, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग स्वयं बताइए, क्लोज इंटीग्रल डी एस का मीन्स क्या होगा। तो क्लोज इंटीग्रल डी एस मतलब जो होगा सरफेस ऑफ स्फीयर हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, फाई ई विल बी इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, बिकॉज क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, यह आपका एक फार्मूला होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे कि इस फार्मूले के फॉर्म में सेट करेंगे। तो जो आपका क्लोज इंटीग्रल डी एस है, दिस विल बी इक्वल 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि क्लोज मतलब गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज स्फीयर ऑफ एरिया ऑफ क्लोज स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, क्योंकि आपका एक गोले के फॉर्म में गोला है, तो क्या हो जाएगा इसके सामने 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, समझ पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। इसको अपन क्या मानेंगे, लेट इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे, लेट इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। अब अपन डायग्राम को इरेज करते हैं। अब आगे देखिए अपन इसमें क्या करेंगे, डायग्राम आप लोग बना लो, ठीक है। अगर नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करके पुनः देख करके बना लीजिए। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को समझा चुके हैं। आप देखिए इसको अपन किसकी सहायता से डिराइव कर रहे हैं, गाउस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो गाउस की प्रमेय आपको सभी को याद होगा, हमने कल पढ़ा था। गाउस की प्रमेय क्या होती है अगर याद होगा तो, गाउस की प्रमेय निकाले थे फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सभी को अपनी कल की बातें देखिए, क्या हमने यही एक्सप्लेन किया था कि गाउस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होती है। आप देखिए और तुरंत बताइए क्या हमने सही लिखा है या नहीं। गाउस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट है तो यही होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर होता है तो आप तुरंत कमेंट करें, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ यही होता है ना, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, गाउस की प्रमेय से लिख लीजिएगा। तो क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। एक देखिए, एक में और दो में, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। इसके लिखेंगे अपन ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल, इसका राइट हैंड साइड क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अपन क्या निकालें, ई का मान निकाल लेंगे, ई विल बी इक्वल क्यू अपान, इस वैल्यू को ले जाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यानी इसको अपन ऐसा सेट कर सकते हैं, ई विल बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। समझिएगा, हमने समीकरण 1 और 2 से तुलना की, ओके। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपका कैंसिल, ओके। फिर अपन देखते हैं दोनों का राइट हैंड साइड। समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड आपका ये है, a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, और समीकरण 2 का राइट हैंड साइड आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अपन ए की वैल्यू निकालें, दिस वैल्यू आपकी आ जाएगी इसके अपान में। फिर हमने जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने प्रूव भी कर चुका है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक फार्मूला निकल आया है। कभी कभी मेन एग्जाम में यही तक पूछता है, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। जैसे कि 2015 में सप्लीमेंट्री में सिर्फ इतना ही दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के व्युत्क्रमण के नियम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो समझिए जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है तो उसमें क्या लिखा रहेगा, ये। तो अपन कहां तक करेंगे, समीकरण नंबर 3 तक करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर क्वेश्चन देगा कि गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के व्युत्क्रमण का निर्माण कीजिए, तो भी आपको और आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, और ठीक है, कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर जितना पूछेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप ओनली इक्वेशन 3 तक करेंगे। 3 तक सभी को समझ में आया, किसी कोई डाउट? नो डाउट। अगर डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सिर्फ इतना पूछेगा कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के व्युत्क्रमण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आप करेंगे समीकरण 3 तक, राइट। अब अपन यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। थोड़ा सा और है, आज का टॉपिक छोटा ही है, इसको आगे सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या है आपका, यहाँ तक हो गया है सभी का। लिख लीजिए छोटी मेरा 2 लाइन, यही गाउस प्रमेय से कूलाम्ब के नियम के लिए, यही गाउस प्रमेय से कूलाम्ब के नियम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही गाउस प्रमेय से, या गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के नियम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक। यहां तक करेंगे तो आप 5 में 5 पा जाएंगे।
जब क्वेश्चन क्या पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन पूरा अगर पूछता है, रिपीट कर रहे हैं कि कूलाम के विद्युत नियम याद करना पड़ेगा, तभी आपको 4-5 लाइन आगे और करना है। ठीक है, तो आगे लिखिए। तो लिखिए आगे, अब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट की परिकल्पना करते हैं। जो डायग्राम बनाया था, आपको डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या है, आपका बिंदु P है, तो बिंदु P पर क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश Q नॉट, यानी कि आप टेस्टिंग चार्ज लेते हैं। टेस्टिंग चार्ज क्या है, Q नॉट। Q नॉट की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। लिख गया। तो अब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। देखिए चार्ज आपको क्या हो गया, प्लस Q आवेश के कारण, जो प्लस Q आवेश हमने केंद्र मास डायग्राम बनाए थे, किस बनाए, हमने ऐसे बनाया था, देखे होंगे आप। इस पर हमने प्लस Q चार्ज रखा था, एक पॉइंट P माना था, इस पर हमने क्या किया, गासी पृष्ठ बनाया था, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थी, और आपको यहाँ पे सरफेस दिया था। तो इस प्लस Q चार्ज के कारण जो यहाँ बिंदु P पर क्या लग रहा है, आपका एक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज Q0। तो Q0 पर क्या करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल F, तो बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0E। तो अपन लिखेंगे बल F इक्वल टू Q0E, बल F इक्वल टू Q नॉट E, राइट। अब अपन क्या करेंगे, देखिए कि आपको E की वैल्यू प्राप्त है, समीकरण 3 में देखिए आपको E का मान प्राप्त है। इस E की वैल्यू को अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूले में। तो लिखिए आप आगे, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, समीकरण 3 से E का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ E बाय इक्वेशन 3। तो समीकरण 3 से E की वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा आपका, एम मतलब फोर्स इक्वल टू Q नॉट इंटू E का मान। E का मान आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, समीकरण 3 में डब्बे में पास बैक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर, राइट। इसको सेट कर लीजिए फार्मूले की फॉर्म में। तो कैपिटल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q जो आपका टेस्टिंग चार्ज है, यहाँ लिख लीजिए Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन क्या मानेंगे, लेट इक्वेशन 4। क्या मानेंगे, लेट इक्वेशन 4, यानी कि यही आपका मेन फार्मूला निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट करिए। यहाँ तक अगर आपको हो जाए तो इसके बाद फिर कुछ और लिखाते हैं। हो गया सभी का, अगर हो जाए तो आप तुरंत कमेंट करें। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, यही गास प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति है। नीचे लाइन लिखिए, एक लाइन, यही गास प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति है। ठीक है, इस प्रकार से आज से हमारा जो पहला चैप्टर था तो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो गास प्रमेय थी और ये दोनों में से 100% है कि 2021 में 5 नंबर में 1 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। अभी आपको हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दिखा दे रहे हैं मोस्ट, जो इस पार्ट में अगर आप कर लेंगे 100% तक इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके मोस्ट देंगे, उसमें आपको क्यूज मार्क टेस्ट भी करवाएंगे ऑब्जेक्टिव बताने के बाद, और इसके बाद आपको जिसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी अपन सॉल्व कराएंगे। तो अपनी कॉपी में लिखिए इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न, IMP क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न IMP क्वेश्चन, मतलब कि जो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जो जैसे सीरीज में रहेगा उतना ही मोस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो
आपने डाला INT क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देता होगा, तो आप देख के लिखिए और चाहे सुनकर लिखिए। हियरिंग एंड राइटिंग INT क्वेश्चन ये हमने यहाँ लिख दिया है। पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा लिखा हुआ, आप सुन के लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही वर्ष जो कि 2021 के लिए सबसे स्पेशल है, तो जो भी लास्ट में करवाए हैं सबसे वर्ष क्वेश्चन है। लिखिए, गास प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। गास प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम। डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर है 2021 के लिए, पहला मोस्ट। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, राइट एंड प्रूफ गास थ्योरम। राइट एंड प्रूफ गास थ्योरम, हिंदी में कहेंगे गास की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। गास की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट, इसलिए हमने इसको सबसे टॉप 2 में रखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तथा इसके लिए निरक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। एंड ऑब्टेन डेरिवेशन ऑफ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन डेरिवेशन। ठीक, लिख गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके लिए निरक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। एंड इट्स ऑब्टेन डेरिवेशन ऑफ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछले साल 2020 की जो एग्जाम अभी हुआ है, जिसका रिजल्ट आज आ रहा है। ठीक है, बताएं आपको क्या 27 तारीख को 12वीं का रिजल्ट 3 बजे आएगा। जो आपके घर में होंगे वो ये अपने रिजल्ट के साथ स्वीट्स वगैरह घर के बाहर के नहीं, घर के अंदर ही खाएंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, 2020 में आया था। लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? तथा इसके लिए अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। तथा इसके लिए अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। एंड ऑब्टेन डेरिवेशन ऑन इंड ऑन पोजीशन। तथा इसके लिए अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, तो आपको तिमाही छमाही प्री बोर्ड बहुत मिलेगा, लेकिन मेन एग्जाम में इसका चांस 99% नहीं है। यानी आपको शुरू के टॉप 3 बिल्कुल रट लेना, जो आपको 5 नंबर में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हुए। नाउ लास्ट 5वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिखिएगा, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन? विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? इसके गुण लिखिए कोई 5। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एनी 5। एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एनी 5। मतलब विद्युत बल रेखा क्या है, इसके 5 गुण लिखिए। अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% कि आपको मेन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आपकी सौभाग्य है, 100% बोल रहा हूं कि मेन एग्जाम में मिलेगा। अगर नहीं आता तो फिर आपको दुर्भाग्य है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप चाहे इस यूनिट के 2 चैप्टर छोड़ भी देंगे तो आपको 5 नंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप तैयार करिए। मैं आपको टेस्ट लूंगा, आपकी क्लासेस आप लाइन चालू होंगी तो। और जो बच्चे अभी टेस्ट देना चाहते हैं डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, तो आप बात करिए, मैं आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आपको कल की वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसे बहुत से मोस्ट ऑब्जेक्टिव के याद करा देते हैं। इसलिए आपको दे दिया गया एप्सिलॉन नॉट 0 या एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, कितने लोगों से बनता है, इसको कमेंट करिए तुरंत। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है,
तो जैसे मान लो फर्स्ट नंबर दे दिया 8.85 इंटू 10⁻⁻10 फैराड पर मीटर। सेकंड नंबर दे दिया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। थर्ड ऑप्शन दे दिया 8.85 इंटू 8.84 इंटू 10⁻⁻12 इंटू फैराड मीटर। और नेक्स्ट डी ऑप्शन 8.85 इंटू 8.84 इंटू 10⁻10 फैराड पर मीटर। अब जिसने पूरा वीडियो शुरू से देखा होगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते घुमाने वाले। अब आपको सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे तो आपको 2 पॉइंट पकड़ना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कोई बता सकते इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप कमेंट करिए। ABCD में से क्या होगा? आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दिया हूं, इन चारों में से इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता चलिए हम बता दे रहे हैं। इसका जवाब होगा ये होगा 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मैं कल करवाएंगे। कल आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। तो कल आपको ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल के लिए करवाएंगे। जैसे इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया कितना होता है, इसके SI यूनिट पूछ लिया, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस था फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कवर कर दिया अपन ने। जो कुछ बचा ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इसको अपन कल कराएंगे। तो आज से आपका एक पार्ट कंप्लीट, इसको आप प्रिपेयर करिए मेन एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, और शायद आपको समझ आया होगा, बट अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं क्लियर करूंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि क्लास में पढ़ाना और वीडियो बना के आपको सामने देना कितना कठिन काम होता है। तो अगर हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप भी मेरी हेल्प करिए। ठीक है, और मैं आपको कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।